गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के पहले पार्ट में थ्योरम के बारे में डिस्कस किया, उसके दो एग्जांपल लिए। एक में इंडिपेंडेंट सोर्स एज्यूम किया था और एक में हमारा डिपेंडेंट भी था, इंडिपेंडेंट भी था। नाउ हमने बोला था कि पावर की बात हम सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। ओके, तो पावर की बात करने से पहले मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको, उसको जरा ध्यान से देखिए। Okay, let note. What is the note? Let's suppose this is a circuit, linear and bidirectional. Okay, this is load and this is supply, BS. Let's suppose. Now we want to calculate current here, I. Okay. Given BS equal to, let's suppose some value 5 volt. That means it is given that I equal to 1 ampere. Let assume. Now it is to be asked in the question, if BS equal to 30 volt, then what the value of then new I? That means I1, बट और केवल आई लिख लो इसको, आई क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इनपुट होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ओके, और जो आउटपुट हमें फाइंड करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्स। ये बोला गया है कि पहले 5 वोल्ट दिया गया है, करंट आई इक्वल टू 1 एम्पियर दिया गया है। नाउ अब हमने क्या किया है, इसको बीएस को, जो न्यू बीएस किया है उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है। इधर देखो 5 to 30 गए हैं, दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 6। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू आई। ओके, सो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट है, तो इसमें क्या होगा, रजिस्टर होंगे, कैपेसिटर होंगे, कुछ होंगे। दैट मींस इस पूरे बॉक्स का मैं आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, कुछ भी निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकलेगा। बाई डायरेक्शनल है, मतलब बीएस इधर से भी अप्लाई करे तो करंट, अगर लोड हम इधर लगा दें और आई इधर चेक करें, वो बीएस इधर लगाए तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल दिया हुआ है। लीनियर है तुम्हारा तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी होगा, लेकिन सबका एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के बाद अगर निकालोगे, लेट सपोज इसका इक्विवेलेंट आया तुम्हारा, इसका इक्विवेलेंट आया R1। ओके, R1। अब हम कर क्या रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। R1 में BS हमने अप्लाई किया है और हम कोई करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, चलो सर इसको भी कंसीडर कर लो। इसका R1 आया तो R1 इसका पूरे का आया। R1 और RL किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का तो देखो, अब न्यू R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R1 पैरेलल विद RL, एक रेजिस्टेंस वैल्यू आई है R इक्विवेलेंट। इस R इक्विवेलेंट पे अप्लाई किया गया BS, और तुम्हें मान लो करंट निकालना है, कोई भी करंट निकालना है। तो जब BS 5 वोल्ट है, B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। R तो तुम्हारा सर्किट का फिक्स है, B को अगर हमने 10 टाइम्स किया, 10V, तो ये करंट भी तो, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, B प्रोपोर्शनल टू I। दैट मींस इफ एक्साइटेशन, दिस इज excitation is multiplied by K, that means response will also be multiplied by K। बट एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जिस टाइम तुम रेस्पॉन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उस टाइम एक्साइटेशन एक ही होना चाहिए सर्किट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ दो BS1 5 वोल्ट है, BS2 3 वोल्ट है और एक को मल्टीप्लाई किया दूसरे को, ऐसा नहीं, एक ही तुम्हारा एक्साइटेशन होगा। तो रेस्पॉन्स कहीं भी हो सकता है, RL में निकालना हो या इसके अंदर और रजिस्टर कैपेसिटर लगे हो उसके अंदर निकालना हो, ठीक है। तो क्या करोगे तुम कि अगर इसको मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, और लेट सपोज यहाँ R1 और करेक्ट होता, यहाँ पे R1 होता करेक्ट यहाँ पे, और इसमें करंट पूछता, इसमें पहले दे देता वो 0.5 एम्पियर, और फिर पूछता कि 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, तो ये भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। मतलब रेस्पॉन्स कहीं भी हो सकता है, लोड में हो सकता है, किसी इंटरनल ब्रांच में हो सकता है। अगर लीनियर और बाई डायरेक्शनल है तुम्हारा सर्किट, तो तुमने क्या किया कि एक्साइटेशन को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है
तो तुम्हारा किसी भी ब्रांच में करंट वोल्टेज भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक थ्योरम समझ लो या एक नोट समझ लो कि जब भी हमारा लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट दिया गया है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करोगे कि एक्साइटेशन को उसने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई या k टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हर एक ब्रांच में या तो वोल्टेज निकालना करंट निकालना पहले से दिया है तो वो भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक थ्योरम है, इसी के बारे में मुझे बताना था। इसके बेस पे एक एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो, थोड़ा नोट करो। एक ही एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 वोल्ट का सोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। यहाँ से टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, 2 ओम का रेजिस्टर इसके पैरेलल में है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, और 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है लेकिन 2 ओम के ये पैरेलल में, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं I1 I2 और I क्या होगा इस 2 वोल्ट की वजह से। तो इसकी वजह से अगर हम निकालोगे तो अगर इसको रेफरेंस नोड मानोगे तो ये 2 वोल्ट कहां दिखेगा, इस वायर में यहाँ कहीं दिखेगा, यहाँ 2 वोल्ट दिखेगा ये, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ये ग्राउंड है, दैट मींस 1 और 1 2 ओम हो जाएंगे। तो I1 निकालोगे तो I1 इक्वल टू 2 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट डिवाइड बाई, कल मैंने बताया था ना एक रेजिस्टर के टर्मिनल पे वोल्टेज V1 V2 है तो V1 माइनस V2 बाई R होता है करंट उसमें, ठीक है। तो 2 वोल्ट माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस उस ब्रांच में कितना आ रहा है, दैट मींस 2। I1 कितना आ गया तुम्हारा 1 एम्पियर। ओके, अब I2 निकालोगे, I2 निकालोगे तो I2 कितना हो जाएगा, I2 तुम्हारा हो जाएगा 2 वोल्ट माइनस 0 अपॉन 2, दैट मींस इट इज ऑल्सो 1 एम्पियर। तो I टोटल क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट मींस 1 और 1 2 एम्पियर हो गया। ओके, 2 एम्पियर हो गया, किसकी वजह से, 2 वोल्ट की वजह से। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इसको 2 की जगह 10 वोल्ट करो तो मल्टीप्लाइड बाई 5 हुआ है ना, यहाँ पे एक ही सोर्स एक्टिव है इस टाइम पे, 10 वोल्ट हुआ है। अब जरा निकालो, अब जब निकालोगे तो ये तो हो गया फर्स्ट केस की वजह से, व्हेन 2 वोल्ट। ओके, नाउ व्हेन 10 वोल्ट। ये अंडरस्टैंडिंग बताता हूं कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट है, अब 10 वोल्ट हो गया, 2 नहीं हुआ कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे कितना शो होगा जब इसको ग्राउंड पोटेंशियल मानेंगे, 10 वोल्ट। अब I1 निकालेंगे तो अब I1 कितना होगा, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स 5 एम्पियर। ऐसे I2 निकालोगे, I2 कितना हो जाएगा ये वाली ब्रांच में, तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो 5 एम्पियर। I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, मतलब 5 प्लस 5 10 एम्पियर। अब जरा देखो, पहले भी 2 था, उसको मैंने 10 वोल्ट किया, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 5 किया। तो मैंने यही तो बोला कि जब हमारा एक्साइटेशन k टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो रेस्पॉन्स विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद k टाइम्स, ठीक है। तो रेस्पॉन्स देखो, जब हम I निकाल रहे हैं तो I कितना हो गया, पहले 2 था I, ये देखो 2, जब 2 वोल्ट कंसिडर किया था। अब I कितना हो गया, ये भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। I1, ये देखो I1, ये भी 5 टाइम्स, पहले 1 एम्पियर था, 5 एम्पियर हो गया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। I2 ऑल्सो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट है, ठीक है, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट है, उसमें एक सोर्स एक्टिवेटेड है एक टाइम पे, तो किसी भी ब्रांच में जब करंट या वोल्टेज निकालोगे तो जितने टाइम्स वो एक्साइटेशन मल्टीप्लाई किया गया, मतलब इनपुट मल्टीप्लाई किया गया, उतने टाइम से ही वो रेस्पॉन्स, दैट मींस आउटपुट विल बी मल्टीप्लाइड, आउटपुट भी उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। लेट्स सपोज ये k टाइम्स किया, यहाँ 5 की जगह 10 करता तो 10 टाइम्स कितना हो जाता, 20 हो जाता। तो ये भी 1 इंटू 20, दैट मींस यहाँ 20 एम्पियर आता है, यहाँ भी 20 एम्पियर, यहाँ भी 20, यहाँ पे 40 एम्पियर आ जाता, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता है ना 20 का, ठीक है। तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने बताया कि अगर एक्साइटेशन को k टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रेस्पॉन्स किसी भी ब्रांच में निकालना हो, बस कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि एक टाइम पे एक सोर्स एक्टिवेटेड होना चाहिए। और ये याद रखना, कंडीशन 2 होती है इसकी अगर एक्साइटेशन को मल्टीप्लाई किया गया, एक तो एक टाइम पे एक सोर्स एक्टिवेटेड होना चाहिए सर्किट में, ओवरऑल सर्किट में एक टाइम से एक ही बार, मतलब एक सोर्स एक्टिवेटेड होना चाहिए, और
लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। दैट मीन्स रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये जरा याद रखना। उसके बाद ये देखो अभी क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो जाए। ये देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि ये सर्किट गिवन है R1 R2, ये लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल है, और अलग से R1 R2 R3 कनेक्टेड है, तो ये भी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल होगा क्योंकि ये भी पैसिव एलिमेंट है। ये एक सोर्स दिया गया है तुम्हें BS। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि BS तुम्हारा 10 वोल्ट गिवन है, देन I1 तुम्हारा I1 है जो वो R1, वन मतलब वन वाले रेजिस्टेंस में, सेकंड मतलब सेकंड, और थर्ड मतलब सेकंड। I1 फ्लो हो रहा है वो इसमें फ्लो हो रहा है। ओके, B2 मतलब R2 के करस्पॉन्डेंस है, 2 मतलब 2। ओके, B2 3 वोल्ट, और P3 मतलब पावर, दिस इज द पावर इन दिस वन। ओके, मतलब BS तुम्हारा 10 वोल्ट है, तब I1 इसमें वन वाले में फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। B2 मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज तुम्हारा 3 वोल्ट है, और P3 इसके अक्रॉस पावर ये डिसिपेट कर रहा है जो रेजिस्टर, वो है तुम्हारी 4 वोल्ट। अब ये कहा गया फाइंड I1, B2 एंड P3 अगेन व्हेन VS इक्वल टू 30 वोल्ट। दैट मींस पहले 10 वोल्ट था, 30 वोल्ट किया गया, अब फिर से फाइंड करो I1 मतलब इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज, और इसके अक्रॉस P3। ऐसी कोई इसका मेथड नहीं था कि अगर ये ना दिया गया होता और ये फाइंड करना होता, क्योंकि इसमें कहीं वैल्यू नहीं दी गई है तुम्हें। तो ये उसी वाले उससे फाइंड होगा जिससे रेस्पॉन्स को हम k टाइम्स, सॉरी एक्साइटेशन को हम k टाइम्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट रेस्पॉन्स को हम also will be k times multiply because linear and bidirectional circuit is given। ओके, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जब BS तुम्हारा 10 वोल्ट है, BS 10 वोल्ट है, I1 कितना है? I1 है 2 एम्पियर एंड B2 है 3 वोल्ट। पहले इसके लिए करते हैं, तो BS इक्वल टू व्हेन 30 वोल्ट दिया गया है, तो I1 कितना हो जाएगा बता सकता है कोई? ये देखो इधर देखो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, ये 3, तभी तो ये 30 हुआ। तो I1 कितना हो जाएगा तुम्हारा न्यू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, एंड B2 कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 9 वोल्ट। अब न्यू ये भी तुमने फाइंड कर लिया, I1 B2 कर लिया। अब पावर चेक करनी है, बताता हूं। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं पावर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ओके, देखो पावर के केस में देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जब I और तुम्हारे V दिए गए हों, ठीक है, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सुपरपोजिशन का ही है। क्यों है मैं बताता हूं कि होमोजेनिटी और ये सर्किट ये कहता है कि सपोज ये तुम्हारा एक बॉक्स है, लीनियर भी है एंड बाई डायरेक्शनल भी है। ओके, यहां तुमने I और B अप्लाई किया, दैट मींस आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे क्या होगा कि जितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया गया है, लेट सपोज ये इसको k टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये भी तुम्हारा KI भी हो जाएगा। दैट मींस इसको अगर मैं अपनी फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को पास करता है। क्यों? क्योंकि I भी एज इट इज तुम्हारा I भी जाएगा यहाँ पे आउटपुट पे, बट एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर तुम्हारा ये बॉक्स है और सपोज A1 अप्लाई किया गया है प्लस A2 अप्लाई किया गया है, तो आउटपुट पे A1 A2 तो रहेगा, KA1 प्लस A2 ये आएगा। दैट मीन्स KA1 प्लस KA2 जब लीनियर है, लीनियर है ना। अब देखो जरा पावर के केस में, पावर के केस में क्या होगा, क्योंकि देखो B और I पे इसलिए अप्लाई हो रहा है ये क्योंकि B इक्वल टू IR होता है तुम्हारा, ये लीनियरली है। लेकिन पावर का फॉर्मूला सभी को पता है, या तो I स्क्वायर R होता है और P इक्वल टू B स्क्वायर बाई R होता है। P और I क्या लीनियरली है, यहाँ देखो P प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। पावर एंड I लीनियरली नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ B और I लीनियर है, इसलिए वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल लागू हो रहा है, बट यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते ऐसा कि
पहले तुम्हारी PS दी है 4, P3 दी है 4 वॉट। अगर तुम्हारा ये 10 वोल्ट था, ये 30 वोल्ट किया गया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो न्यू P3 दैट मीन्स न्यू P3 इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते, ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 12 वाट। इट्स रॉन्ग, बिकॉज होमोजेनिटी प्रिंसिपल विल नॉट बी अप्लाई ऑन पावर, ओके, ऑन पावर कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सॉल्व कैसे करनी है। अब क्वेश्चन में दिया गया तो सॉल्व तो होगा ही ना, कैसे ही कैसे, क्यों करना क्या है, वोल्टेज दिया गया है तो P V²/R होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P प्रोपोर्शनल टू V², ओके। नाउ मैं इसको ऐसे भी तो नोट कर सकता हूं P1/P2 इक्वल टू V1² B2, ये न्यू B2 है, ओके। देखो आप कैलकुलेट करो, पहले पावर कितनी दी गई है, ये P3 है, ये नोटेशन है, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ P3 है, ये इसी P3 का ऐसे लिख लो इसको, P3 प्रोपोर्शनल टू, तो P3 एंड P3 2, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे लिख सकते हो, पहले P3 1 फर्स्ट केस में, ये केस है, ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस में P3 4 वॉट दी गई है, तो पुट करो जरा 4/P3 2 कैलकुलेट करनी है सेकंड केस में, या इसको ऐसे लिख लो P when BS P when 10 वोल्ट, ओके, ऐसे लिख लो इसको ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे। 30 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट पे 30 वोल्ट पे, तो 10 वोल्ट पे पावर कितनी दी गई है 4, और P 30 वोल्ट पे तुम्हें निकालनी है, तो B1 फर्स्ट केस में कितना दिया गया है, ये भी लिख लो 10 वोल्ट, ये भी लिख लो 30 वोल्ट। 10 वोल्ट कितना दिया गया, 10 वोल्ट पे BS तुम्हारा यही दिया गया ना 10 वोल्ट, दैट मींस 10 उसका स्क्वायर है, स्क्वायर डिवाइड बाई 30 वोल्ट, 30 वोल्ट पे लिख दिया ये 30 स्क्वायर, ओके। अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, 4/P 30 वोल्ट पर कितनी है, दैट मीन्स ये हो गया 100, ये हो गया 900, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स यहां से कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो P पावर एट 30 वोल्ट इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड विद 4, दैट मीन्स 36 वॉट। तो पावर कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो लीनियरली डिपेंड नहीं होता है I और B पे, तो इसलिए उसको इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है, इसको नोट करो। ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया है, ये क्वेश्चन दिया गया तुम्हारा, ये सर्किट है जिसमें दो सोर्स है, एक IS एक तुम्हारा VS। क्वेश्चन में ये कहा गया है पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रजिस्टर, इन दिस 1 ओम रजिस्टर इज 576 watt when BS acting alone, when this one only activated, okay. Now power dissipation in 1 ohm resistor is 1 watt when IS acting alone, जब ये एक्टिव है तब तुम्हारा 576 वॉट है डिसिपेशन दिस वाले इस रजिस्टर में, ओके। और तुम्हारा 1 वॉट है जब ये एक्ट कर रहा है, ये तुम्हारा सुपरपोजिशन है, तो जब एक एक्ट करता है दूसरे वाले को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारा 1 वॉट है। फाइंड द टोटल पावर डिसिपेशन, एक मिनट, टोटल पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रजिस्टर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कल के लेक्चर में, मैंने बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम पार्ट 1 में मैंने बताया कि अगर तुम्हारा एक सोर्स, जब सुपरपोजिशन तो अप्लाई हो सकती है क्योंकि लीनियर बाइडायरेक्शनल दोनों है ये, तो जब तुम्हारा BS अप्लाई हो रहा है तो करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है करंट सोर्स का, आइडियली इन्फिनिटी, दैट मींस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो एक सोर्स की वजह से इसमें पहले करंट अगर कैलकुलेट करते हो तुम, सपोज, क्योंकि एक रजिस्टर में अगर करंट कैलकुलेट करोगे तो पावर तो निकाल ही लोगे I² R से,
या वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे तब भी निकाल लोगे बी स्क्वायर बाई आर से किसी से। तो मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, करंट निकाल रहा हूँ, उस पुट कर देंगे निकल आएगा। ठीक है, तो आई निकालते हैं पहले। तो जब ये एक्ट कर रहा है तो मैंने बताया था एक सोर्स जब एक्टिवेटेड होता है सर्किट में तो उसकी वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा, कुछ यहाँ आएगा कुछ इसमें जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है तो कहीं ना कहीं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। आई डैश आई डैश है तुम्हारा बी एस की वजह से। अब सपोज मैंने मान लिया आई ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा किस डायरेक्शन में दिया था, ओके इस वाली डायरेक्शन में आई एस। ठीक है, ये अब क्या कर रहा हूं मैं, अब आई एस एक्टिवेटेड है, ये तुम्हारा रिप्लेस किया जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो क्या हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा। तो आई एस ये सोर्स है, तो ये सोर्स कुछ करंट इधर भी जाएगा कुछ करंट इधर भी जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं मैं कि इसकी वजह से जो करंट जा रहा होगा आई एस की वजह से वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इसमें और नीचे आ रहा होगा। तो मुझे तो इस वाले से मतलब है ना, अभी आई इसको डबल डैश, यही तो मैंने पढ़ाया अब तक कि एक सोर्स की वजह से सिंगल डैश मानना है, सेकंड वाले की वजह से आई डबल डैश मानना है। अब तुम्हें ये पता चल गया कि दोनों सोर्स की वजह से करंट हमारा, अगर मैं इसको बना दूं बी एस को यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ये पता चल गया कि 1 ओम में करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। आई डैश तुम्हारा लोअर डायरेक्शन में जा रहा है और आई डबल डैश तुम्हारा अपर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हमें अगर किसी रजिस्टर में पावर लिखनी है तो इसमें देखो, इसमें करंट क्या होगा, आई करंट अगर मैं मानूं किसी भी डायरेक्शन में मान लो तो मैं टोटल करंट आई है लेट सपोज, और एक सोर्स की वजह से आई डैश आया प्लस मैं क्या लिखता था आई डबल डैश आया, यही तो लिखता था मैं ये लिखता था। लेकिन मैं ये भी कहता था साथ में कि आई डैश और आई डबल डैश तुम्हारे सेम डायरेक्शन में मानने होते थे तुम्हें। ठीक है, यही बोलता था। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसे देख लो प्लस माइनस, अब किसी भी डायरेक्शन में होगा अपोजिट डायरेक्शन होगी तो हम उसको क्या है, अगर इसका जैसे इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं तो इसको हम प्लस ले लेंगे, इधर वाले को माइनस ले लेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम जनरली ये लिख रहे हैं, यही तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। और v तुम्हारा क्या हो जाता है प्लस माइनस, अगर मैं बी डैश लिख दूं प्लस माइनस बी डबल डैश लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? कंफ्यूज मत होना, ये प्लस माइनस से इसमें कुछ नहीं करना है अभी। तो एक रजिस्टर में अगर तुम्हें पावर लिखनी है, पावर डिसिपेशन इन एक रजिस्टर, ओके, तो क्या लिखोगे उसमें, टोटल करंट आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद दिस रजिस्टर। ओके, अब मैं अगर आई लिखता हूं, आई तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये अगर पीटी छोड़ो इसको पी लिख लो, तो क्या लिखोगे प्लस माइनस पी बाई आर, ये लिख सकते हो? ध्यान से देखो, लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो अब हमें करंट पता है तो हम पावर का रिलेशन लिख सकते हैं, लिखो जरा। आई डैश किसकी वजह से था, बी एस की वजह से। आई डैश किसकी वजह से था, बी एस की वजह से। तो आई डैश के फॉर्म में जब लिखोगे तो आई डैश इक्वल टू प्लस माइनस पी, बी एस की वजह से था ना, तो ये वाला, तो मैं पी डैश लिख लू इसको अपॉन आर, तो सेम ही है। ठीक है, आर ही लिखा रहने दो इसको। उसके बाद आई डबल डैश लिखोगे जब करंट, तो प्लस माइनस अंडर रूट सेकेंड वाले की वजह से पी डबल डैश डिवाइड बाई आर लिखोगे, क्योंकि आर तो सेम है दोनों में। ये लिख सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इतना पता है तुम्हें कि पावर का रिलेशन क्या होता है, टोटल पावर अगर मैं निकालूं उस रजिस्टर में तो इन दोनों का एडिशन होता है, तो आई स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहां से अगर मैं टोटल पावर की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख जाएगा, आई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट पी टी, दैट मीन टोटल पावर डिसिपेटेड इन दिस रजिस्टर, दैट मीन्स दिस इज इक्वेशन 1। ओके, ये लिख सकता हूं। अब देखो, टोटल करंट किस डायरेक्शन में लेना चाह रहे हो, किसी में ले लो तुम। ठीक है,
अभी तो मुझे पता है सर्किट में दिख रहा है कि ये, तो मैं अगर इसको पॉजिटिव लेना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको आई डैश माइनस आई डबल डैश, क्योंकि एक दूसरे को सबट्रैक्ट होना है अपोजिट डायरेक्शन में, या मैं इसको माइनस लिखूं तो इसको प्लस लिखना है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाने के बेस पे मैं इसको अभी प्लस माइनस लिख के चल रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए मैं कर क्या रहा हूं। तो आई की वैल्यू जरा पुट करो यहां से, प्लस माइनस अंडर रूट पी टी बाई आर इक्वल टू प्लस माइनस आई डैश की जगह पी डैश, ये फर्स्ट सोर्स की वजह से, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट पी डबल डैश बाई आर, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ये, तो पीटी क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर करके ये हो गया, और आर कैंसिल कर दिया मैंने, अभी भी कर सकते हैं इसको आर तो कैंसिल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, अंडर रूट पी डैश, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट पी डबल डैश का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना। लेकिन देखो पावर का रिलेशन जब तुम लिखोगे तो अब तुम्हें पता है कि ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट कैसे है कि आई डैश अपर साइड में फ्लो कर रहा है, और ये 576 क्यों है, क्योंकि ये 576 बीएस की वजह से, तो बीएस लोअर डायरेक्शन, करंट अपोजिट हो रहा है। तो अगर करंट अपोजिट हो रहे होते, अगर मैं यहां से अब इसको लिखता सपोज, तो आई डैश को अगर मैं पॉजिटिव मानता तो ये प्लस होता, ये वाला माइनस होता क्योंकि नेगेटिव, तो यहाँ भी यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता, इसलिए मैंने दोनों साइन लिए कि ये तुम्हें पता होगा कि ये प्लस माइनस साइन किसकी बेसिस पे लिए जाएंगे, करंट की वजह से, करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो यहाँ प्लस प्लस, दोनों ऊपर होते तब भी प्लस प्लस, क्योंकि स्क्वायर है तो वो नेगेटिव तो खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये निकाल सकते हो, इसको ओपन करोगे तो ओपन तो कर ही सकते हो, क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, सॉरी P डैश मान लो, P डैश डबल डैश और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 ए बी होता है ना, अंडर रूट P डैश इंटू P डबल डैश, ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक पहले नोट करो फिर देखते हैं, ठीक है। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम जब अप्लाई कर रहे थे तो आई और बी के लिए इस टाइप से अप्लाई करना होता है, बी डैश निकाला बी डबल डैश सिंपली ऐड कर दिया। लेकिन पावर के केस में जब निकालोगे तो एक की पावर पता है सेकंड की पता है, तो हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसका अभी हमने प्रूफ देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पता होना चाहिए कि प्लस यहाँ भी तो पता होना चाहिए। देखो मैं पिछली बार क्या कर रहा था, सेम डायरेक्शन में पहले ही सर्किट में मान के चल रहा था, इसलिए मैंने I1 आई डैश प्लस आई डबल डैश सिंपली लिख रहा था। लेकिन यहाँ अगर हमें ये पता चल गया तो हम साइन अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। यहां से भी देखो, तो अब हमें पता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मान रहा हूं, ठीक है, तो P टोटल क्या हो जाएगी। अब ये अगर तुम देखो दोनों अपोजिट है तो इतना तो कंफर्म पता है कि तुम्हें दोनों साइन अपोजिट होने चाहिए, तो ये प्लस ही है ये माइनस ही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं ये मानूं कि आई डबल डैश ज्यादा है आई डैश कम है, तो ऊपर की साइड करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट ऊपर फ्लो करे और वो ओवरऑल करंट नीचे फ्लो करे। एक रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन क्या होता है, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर, ठीक है। तो कोई सा साइन तुम प्लस माइनस ले सकते हो, लेकिन ये कंफर्म है अपोजिट होने चाहिए यहाँ पे। तो मैं सपोज मान लेता हूँ इस वाले को ले रहा हूं मैं P डैश, इस वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चेंज कर सकते हो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो अब तुम्हें दिया है माइनस P डबल डैश P सिंगल डैश, ये कितना है, ये P डैश इसकी वजह से था ना आई डैश, तो P डैश किसकी वजह से होगा, BS की वजह से, तो 576 का प्लस इस वाले को 1 ले रहा हूं स्क्वायर, तो P कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये कितने का अंडर रूट होता है, एक मिनट में कैलकुलेटर में देखता हूं। ये होता है तुम्हारा 576 24, इसमें 24, ओके। ये हो गया तुम्हारा -24, ये हो गया +1 का होल स्क्वायर, ये मैंने -23 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आया 529
वॉट। अगर तुम यहाँ प्लस लेते यहाँ माइनस लेते प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाता माइनस हो जाता, तब भी 20 यहाँ प्लस 23 आता, लेकिन इसके तो उसका सेम ही आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस ये पता होना चाहिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये तुम्हारा पावर कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी एक चीज और दिखाते हैं, देखो इसको नोट कर लो, ठीक है। ये वीडियो स्टॉप करके थोड़ा नोट कर लिया करो, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है अगर मैं टाइम दूंगा तो। अगर इसको 11 वो एक्सपेंड करोगे तो यहाँ मैं 1 मिनट के लिए इसको P1 मानता हूँ, इसको P2 मानता हूँ, ताकि सिंपलिसिटी हो जाए, ठीक है। पहले सोर्स की वजह से, दूसरे सोर्स की वजह से करो जरा। तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे P1 प्लस P2 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट P1 इंटू P2, यही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं कहीं केस में ना, किसी किसी केस में ये पावर P1 प्लस P2 हो जाएगी, उसी की तरह B डैश प्लस B डबल डैश की वजह से ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, अभी हम देखते हैं क्यों होता है वो, ठीक है। एट सम प्लेस, ओके, नॉट एवरी वेयर, ठीक है। लेकिन ये रामबाण है तुम्हारा, ये कहीं भी अप्लाई करो, जीरो हो रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो इससे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कहीं कहीं वैलिड होता है, मैं बताता हूं कहां होता है, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, देखो कहां कहां होगा। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है जिसमें I1 I2 दो करंट सोर्स दिए गए हैं और R में तुम्हें पावर डिसिपेशन निकालना है। केस 1 दिया गया जब I1t इक्वल टू साइन टी है, I2t इक्वल टू साइन 3t है। केस 2 दिया I1t इक्वल टू साइन टी, I2t इक्वल टू ऑल्सो साइन टी। एंड केस 3 दिया I1t इक्वल टू साइन टी, I2t इक्वल टू कॉस टी। ये एक्चुअली एसी एनालिसिस में हम सोर्स लेते हैं, अभी हम डीसी सोर्स नहीं है, ये एसी सोर्स है, ओके। तो अभी हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, I1 में निकालना है, तो मैं P डैश नहीं लिख रहा हूं अब, क्योंकि दो सोर्स में डैश, अब P1 लिखता हूं सीधा। तो P1 निकालोगे, P1 निकालोगे जब I1 की वजह से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा I/RMS1 स्क्वायर इंटू R। एक्चुअली यहाँ साइन टी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, आई इसकी आरएमएस वैल्यू ली जाती है। तो साइन टी की आरएमएस वैल्यू होती है, जैसे सपोज आई टी इक्वल टू दिया है तुम्हारा साइन टी, लेट सपोज ऐसे दिया है कोई सिग्नल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो आरएमएस वैल्यू इसकी हो जाएगी A/√2, ओके। तो ये करंट ली जाती है, जैसे उसमें डीसी ली जाती है, डीसी करंट, इसमें ये करंट ली जाती है एम्पलीट्यूड बाई √2, ओके। तो एम्पलीट्यूड इसका कितना है I1t का, P1 निकाल रहे हो ना, तो P1 कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड है 1, साइन के आगे 1 ही तो है, 1 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, R इक्वल टू 1, दैट मींस ये कितना हो गया 1/2 वॉट, ठीक है। P2 निकालोगे तो I/RMS2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद R, I/RMS2 का होल स्क्वायर इसके साइन 3t, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ओमेगा टी कुछ भी हो, आगे का जो एम्पलीट्यूड है वो, तो 1 also √2 into 1, दैट मींस 1/2, ठीक है। P1 निकाल ली, P2 निकाल ली तुमने। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे 1 मिनट में कर, अभी छोड़ो इसको, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। तो दोनों सोर्स की वजह से तुमने इंडिविजुअल पावर निकाली अलग अलग, क्या करना है अब देखो। अब मैं क्या करता हूं कि I1t यहां से फ्लो हो रही, I यहां से फ्लो हो रही है, ओवरऑल में I अगर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, I तुम्हारा I इक्वल टू हो जाएगा I1t प्लस I2t, ठीक है। अगर यहाँ सिंपल डीसी सोर्स होता है या 2 एम्पियर होता है, 3 एम्पियर, तो I टोटल कितना हो जाता, 3 to 5 एम्पियर हो जाता। लेकिन एसी के केस में हम क्या करते हैं, I इक्वल टू ऐसे नहीं लिखते हैं उसको, इस तरीके से लिखते हैं, आरएमएस वैल्यू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ओके। ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस 2, ठीक है।
ये टोटल करंट होता है, ना कि दोनों को सिंपली ऐड करोगे। यहाँ पे ये एसी एनालिसिस पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे आपको कि ये कैसे होता है, बट अभी इसको बाय हार्ट कर लो कि आपको यही होता है। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल करंट कैसे निकलेगी, ये आरएमएस वैल्यू है, टोटल करंट निकलेगी आरएमएस 1 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस आरएमएस 2 ऑल्सो 1/√2। ठीक है, कितना हो गया ये 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 दैट मींस 1 एम्पियर। ठीक है, ये टोटल करंट। तो यहाँ टोटल पावर डिसिपेशन कैसे निकाल दो, जब इसमें तुम्हें टोटल करंट पता चल गई तो क्या होती है, आई आरएमएस स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर। आई आरएमएस टोटल करंट कितनी है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 दैट मींस 1 वॉट। तो यहाँ पावर कितनी आई 1 वॉट। और यहाँ एक मिनट टोटल निकालो जरा, मैं ये कहता हूं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 1 वॉट। ठीक है, जबकि मैं ये बोलता हूं ये गलत होता है, लेकिन यहाँ वैलिड है। यहाँ 1 वॉट आ रही है, यहाँ भी 1 वॉट आ रही है। तो या तो ये मेथड है तुम्हारा एसी एनालिसिस के लिए, कहीं भी अप्लाई करो, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस है। अभी इसकी कंडीशन में बता दूंगा कहां कहां हो रही है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ वैलिड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि PT इक्वल टू P1 प्लस P2 वैलिड हियर। ओके, कब, जब तुम्हारा I1t sin t है, I2t sin 3t है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, क्योंकि ओमेगा यहाँ 3 है और ओमेगा 1 है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बट दोनों साइन है, ठीक है, तो तुम्हारा ये PT प्लस PT इक्वल टू P1 प्लस P2 वैलिड है। क्यों वैलिड है, मैं थोड़ा सा आइडिया ले लो। अगर सिग्नल सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है, वहां पे पढ़ा हो, तो ये दोनों सिग्नल sin t और sin 3t ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल सिग्नल का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 आता है। दैट मींस अगर इसको खोलोगे ना पावर वाले फॉर्मूले को, P1 प्लस P2 और प्लस 2 P1 अंडर P1 P2, करंट जो फॉर्मूले खोलोगे तो इसमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। इसी वजह से ये यहाँ पे तुम्हारा वैलिड हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा केस लेके चलते हैं। अब देखो सेकंड केस, देखो सेकंड केस में जब I1t sin t I2t sin t दोनों सेम है, ठीक है, सेम है, तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि ये निकालने लगो तुम I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वहां इसलिए हो रहा था फर्स्ट केस में क्योंकि ऐसे लिख तो रहे थे तुम प्लस sin 3t, लेकिन ये ऐड हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। ठीक है, इसलिए तुमने जब टोटल उसका आरएमएस निकाली तो कैसे निकाली, अंडर रूट इसका 1/√2 का स्क्वायर प्लस इसका भी 1/√2 का स्क्वायर, ये निकाल ली। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, इस केस में पहले I निकालोगे, I इक्वल टू ये sin t और ये sin t दोनों सेम है, तो 2 sin t लिख लेंगे इसको। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√2। ठीक है, तो जब आरएमएस वैल्यू आ गई तो टोटल पावर तो निकाल ही लोगे, 2/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 दैट मींस 4/2 मल्टीप्लाइड 2 दैट मींस 2 वॉट। ठीक है, 2 वॉट हो गई टोटल पावर। ये मेथड बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर तुम लिखना चाहते हैं इसको पहले कि इसकी वजह से हम निकालें P1, तो P1 क्या हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1/2। P2 यहाँ भी 1/2 हो जाता, क्योंकि 1/√2 इसका मल्टीप्लाइड विद 1 इसका होल स्क्वायर करते तो 1/2 वॉट। यहाँ जरा ऐड करो, PT इक्वल टू P1 प्लस P2 1 वॉट। क्या इसके ये बराबर है, नहीं है ना। तो देखो ये तो मेथड बेस्ट है कि करंट टोटल कैलकुलेट करो, IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद R करो, वो 100% सही है। लेकिन ये यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, P1 प्लस P2 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी थर्ड केस और देखते हैं, फिर एक कंक्लूजन देंगे आपको ये कब कब वैलिड होगा। ठीक है, इसको नोट करो। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में sin t है cos t है, तो इसकी P1 निकालोगे जब इसकी वजह से, तो ये एम्पलीट्यूड 1/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1, P1 आ गया 1/2, P2 आ गया 1/2। अगर इसको टोटल ऐड करते हैं तो 1 वॉट हो गया। ठीक है, अब देखो I1t तुम्हारा sin t है, I2t तुम्हारा cos t है। ये देखो थर्ड केस में, तो cos t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin t प्लस 9t। ठीक है,
इसका अगर मैं फेजर बनाऊं तो I1t सपोज हमारा ये है, तो sin t में प्लस 90 डिग्री फेज ऐड हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। जब इसको करेंगे, अब इसको हम टोटल आई निकालेंगे अगर, तो क्या होता है, इस टाइप से लिखना पड़ता है। यही हम अभी तक बता रहे थे कि जब तुम्हारे सिग्नल ऑर्थोगोनल हो जाएंगे ना तो उसका टोटल जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो इस टाइप से निकलता है करंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, दिख रहा है हमें, लेकिन ये नहीं दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे। लेकिन जब सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे ये भी लिखेगा कि sin t और तुम्हारा sin 3t दोनों ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहां से I1 तुम निकाल लोगे, I इक्वल टू I1 कितनी निकलेगी वैल्यू, RMS वैल्यू है ना ये, तो 1 बाई sin t का 1/√2 प्लस 1/√2 स्क्वायर, ये भी हो गया तुम्हारा 1 एम्पियर। तो पावर यहाँ टोटल कैसे निकालोगे, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 ओम, दैट मीन्स 1 वोल्ट। यहाँ देखो जरा, ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, यहाँ वैलिड है, ठीक है। अब मैं कंक्लूजन लिख के देता हूं आपको कि कहां कहां ये वैलिड होता है, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। देखो, ठीक है, हमने अभी पॉज करके इसको नोट कर दिया है। पहला लिखा है कि नेटवर्क हैविंग 2 सोर्सेज, 2 सोर्स होने चाहिए ऑफ अनइक्वल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ये केस फर्स्ट में आ रहा है, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज है, देन वैलिड, ओके, ठीक है। सेकंड, 2 सोर्सेज तो है विद इक्वल फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, एंड फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट होना चाहिए 90 डिग्री। दैट मीन्स इधर देखो, ये sin t, ये cos t, अगर मैं cos t को लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, sin t प्लस 90। फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, ओमेगा इक्वल टू 1 यहाँ भी है, तो यही लिखा है इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वैलिड। मैंने बताया था ना, दोनों में वैलिड हो रहा था 2 केस में, फर्स्ट वाले में PT P1 प्लस P2 और थर्ड वाले में PT P1 प्लस P2 वैलिड हो रहा था। थर्ड केस में देखो इक्वल फ्रीक्वेंसी तो हो और फेज अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 90 नहीं है तो तुम्हारा ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये वाला तो सिंपल ही केस था, इसमें तो सिंपल ऐड करके हो गया। अगर ये तुम्हारा फेज डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 90 नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारा वैलिड बिल्कुल नहीं होगा इसमें। ये वाला तो केस यहां से भी समझ सकते हो इसको, क्यों समझ सकते हो, क्योंकि इसके इस वाले में PT इक्वल टू P1 प्लस P2 वैलिड नहीं था, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल है, देखो जरा, बट फेज कितना है, अगर इसको मैं यहां मानूं तो 0 फेज है, 0 फेज है मतलब फेज 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। इस वाले केस में जरा देखो, वैलिड नहीं था वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा एडवांस था। 1-2 बार वीडियो को देखोगे, नोट्स अपने खुद बनाते चलोगे तो आपको जरूर मतलब अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा होगा, और ऐसी बात नहीं है। मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ी एनर्जी मिले वीडियो बनाने के लिए। सो मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि सिर्फ एक सब्सक्राइब करो और उसको जितना ज्यादा पॉसिबल उतना शेयर करो, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जरूरत है और उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। बाकी मैं अगर एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि शूट करने में अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 आवर लग जाता है, उसके बाद इसको एडिट करना, उसके बाद बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो प्लीज आप थोड़ा मेरा मतलब हेल्प करें, जिससे मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले बनाने के लिए। थैंक यू।